नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग भू संचालन से रिलेटेड, यानी ये जो हमारा अर्थ मूवमेंट का जो टॉपिक था, ये जो हमने कवर कर लिया है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और आपको एक बेहतर स्थिति में पहुंचा करके ही छोड़ेंगे। टेंशन मत लीजिए, आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और फिर आप देखिए आप कितने सीख चुके हैं, कितने अच्छे तरीके से आप सीखे हैं इसके बारे में। अब इसका पूरा डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं और भी इसको थोड़ा सा ये हो गया, ये क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन यहाँ कर रहा है, जो स्टेटमेंट दिया है उस पर विचार कीजिए। कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। यहाँ पर लिखा है ना, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ये जो लिखा हुआ है इसके हिसाब से चलते हैं। पहला स्टेटमेंट है, भूतल पर परिवर्तन का एकमात्र कारण अंतर्जात बल है। ऐसा सही है? जो अर्थ के ऊपर जो मूवमेंट होता है, उससे जो परिवर्तन होता है, वो उसका एकमात्र कारण है अंतर्जात बल। ये तो गलत हो गया, क्योंकि बहिर्जात बल भी तो है, एक्सोजेनिक फोर्स भी तो है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत। सेकंड देखिए, अंतर्जात बल पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाला बल है। अंतर्जात बल जो होता है पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होता है, तो ये तो सही है। अंतर्जात बल तो पृथ्वी के अंदर ही होता है और बहिर्जात बल पृथ्वी के ऊपर होता है, बाहर से होता है, वायुमंडलीय बल उसको कहते हैं। तो ये सेकंड नंबर स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्जात बल से मात्र क्षैतिज संचलन उत्पन्न होते हैं। ये गलत है, क्योंकि क्षैतिज के साथ साथ वर्टिकल भी होता है, हॉरिजॉन्टल के साथ साथ क्या होता है, ऊर्ध्वाधर भी होता है, लंबवत भी उत्पन्न होता है संचलन। तो ये थर्ड नंबर स्टेटमेंट भी गलत हो गया। और फोर्थ नंबर स्टेटमेंट कह रहा है, अंतर्जात बल पृथ्वी पर विषमता उत्पन्न करते हैं। यानी अंतर्जात बल के कारण पृथ्वी पर ऊपरी हिस्से में कुछ हलचल देखने को मिलता है, कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है, स्थल का आकृति देखने को मिलता है। तो ये सही है, अंतर्जात बल से हमको विषमता देखने को मिलता है और बहिर्जात बल के कारण भी मिलता है। तो यहाँ अंतर्जात बल पर भी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर दो स्टेटमेंट 2 और 4 स्टेटमेंट यहाँ सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है केवल 2 और 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आप विचार कीजिए। आप देखिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पर यहाँ पर सबसे पहला स्टेटमेंट दे रहा है कि पटल विरूपणी संचलन को महादेशजनक व पर्वत निर्माणकारी संचलन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। देखिए हमने बताया था कि अंतर्जात बल के अंदर पटल विरूपणी संचलन होता है, आकस्मिक संचलन होता है, 2 चीज़ें हमने बताया था। तो उसमें महादेशजनक और पर्वत निर्माणकारी संचलन हमने इसको 2 भागों में बांटा था। तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यदि आप क्लास किए होंगे तो ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। हमने स्टार्टिंग के क्लास में ये बताया था कि पटल विरूपणी संचलन को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक जो महादेश का निर्माण करता है और एक जो पर्वत का निर्माण करता है। तो ये हमने क्लियर किया, ये फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, यदि महासागर का मग्न तटीय भाग समुद्र तल से ऊपर उठ जाता है तो इसे निर्गमन कहते हैं। सही बात है, यदि महासागर के पास का जो तट है वो यदि ऊपर उठ जाता है तो उसको निर्गमन कहते हैं, और यदि महाद्वीप के आसपास के एरिया वाला यदि उठ जाता है कोई भाग तो उसको उत्थान कहते हैं। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही है। ये महासागर के पास जो तट होता है वो जब ऊपर उठ जाता है आसपास समुद्री तल से, तो उसको कहते हैं निर्गमन हो गया है। ठीक है, यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन और ऐसे करते हैं। ठीक है, इसका स्टेटमेंट ही बड़ा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पूछ रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है, निमज्जन की क्रिया तटीय भागों या सागरीय भागों में होता है। निमज्जन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, निमज्जन का मतलब क्या होता है? तो ये होता है सागरीय भाग में।
ठीक है, सागर के आसपास वाला जो तट होता है वो यदि सागर तल से नीचे धंस जाए तो उसको निमज्जन कहते हैं। ठीक है, ये जनरली आपको हमने बताया था, क्लास के अंदर ही बताया था, तो ये जनरली आपको ये क्लियर ही हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये यदि आप क्लास किए हैं तब तो आपको ये एक ठो भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि क्लास में ये सारा चीज़ डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, सेकेंड नंबर स्टेटमेंट दे रहा है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकेंड नंबर स्टेटमेंट है कि स्थलीय खंड का अपने समीपवर्ती क्षेत्र से ऊंचा उठ जाना निर्गमन कहलाता है। देखिए, स्थलीय खंड का अपने समीपवर्ती क्षेत्र से ऊंचा उठना उत्थान होता है, निर्गमन नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये क्या है, गलत। अभी हमने बताया निर्गमन, सागर के पास जो तट होता है वो यदि उठ जाता है तब उसको निर्गमन कहते हैं, ये स्थलीय भाग में नहीं, ये गलत हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, सेकंड नंबर गलत है। नेक्स्ट देखिए, यदि महाद्वीप का कोई भाग अपनी समीपवर्ती सतह से ऊपर उठ जाता है तो इसे उत्थान कहते हैं, ये सही है। महाद्वीपीय भाग में यदि उठ जाता है तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, तो यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 3 सही है, यहाँ ये गलत है। तो ऊपर उठ जाएगा तो उत्थान कहेंगे। ठीक है, अभी हमने बताया भी। अब पूछ रहा है कि अधोमुखी संचलन के अंतर्गत अवतलन व निमज्जन को सम्मिलित किया जाता है, तो ये सही है। क्योंकि देखिए अधोमुखी संचलन हमने बताया था महादेश जनक, देखिए पहले पटल विरूपणी संचलन को हमने तोड़ा 2 भागों में, फिर हमने एक पर्वत निर्माणकारी, एक महादेश जनक। महादेश जनक बल को भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया, एक ऊपरी मुखी, एक अधोमुखी। ऊपरी मुखी को भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया, एक होता है उत्थान का क्रिया, एक होता है निर्गमन का क्रिया। और इसमें भी हमने बताया कि एक होता है अवतलन का क्रिया और एक होता है निमज्जन का क्रिया अधोमुखी में। तो ये सारा चीज़ हमने बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 4 भी सही हो जाएगा, 3 भी सही है और 1 भी सही है। 1, 3 और 4 यदि आप क्लास किए हैं तब तो आपको एक ठो भी दिक्कत होने वाला नहीं है। ये सारा चीज़ हमने बारीकी से जो है ना, ये सारा चीज़ हमने बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। ठीक है, तो आप देखिए, आप विचार कीजिए, अच्छे से विचार कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट है, दिशा के आधार पर महादेश जनक संचलन को अधोमुखी व ऊपरीमुखी संचलन में वर्गीकृत किया गया है। देखिए डायरेक्शन के हिसाब से, तो ये हमने बताया भी था, ये सही है। ठीक है, ये हमने क्लास में ये सारा चीज़ डिस्कस किया है, डायरेक्शन के हिसाब से ही अधोमुखी और ऊपरीमुखी संचलन में वर्गीकृत किया गया है इसको। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है संपीड़न के अंतर्गत संवलन व वलन की क्रियाएं सम्मिलित किए जाते हैं, ये सही है। क्योंकि देखिए संपीड़न बल जो होता है उसमें संवलन का क्रिया और वलन का क्रिया, 2 क्रिया यहाँ पर देखने को मिलता है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं दोनों यहाँ पर सही है। क्योंकि देखिए ये जो हमने बताया था ना पर्वत निर्माण कार्य, ठीक है, पटल विरूपणी के बाद पटल विरूपणी और देखिए यहाँ पर लिखते हैं, ये पटल विरूपणी हमने बताया था, इसमें 2 भाग बांटे, एक महादेश जनक और एक पर्वत निर्माण कार्य। पर्वत निर्माण कार्य में एक होता है संवलन और एक होता है वलन का स्थिति। हालांकि इसके अंदर भी एक मतलब तनावमूलक बल होता है, इस तरीके से एक संपीड़न होता है। देखिए यहाँ पर ऐसे पर्वत निर्माण कार्य में एक तनाव होता है, तनावमूलक बल, एक संपीड़न बल। तो तनावमूलक बल में भी 3 पार्ट हमने बताया था, ठीक है, चटकन, दरार, इस तरीके से। और यहाँ पर भी एक चीज़ हमने बताया, यहाँ संपीड़न बल के अंदर 2 चीज़ें संवलन और वलन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही हो जाएगा। यदि आप क्लास किए ना तब तो फिर आपको दिक्कत ही नहीं है। अगर आप क्लास नहीं किए तो आप जाकर के प्लीज़ क्लास कर लीजिए, नहीं तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, ये आपको ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही है, तो 1 और 2 दोनों, यहाँ पर 4 का C नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए ये बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार, हर स्टेटमेंट में विचार ही करने के लिए बोल रहा है, कोई बात नहीं। अब देखिए पहला स्टेटमेंट है तनावमूलक बल विपरीत दिशा में काम करता है। तनावमूलक बल नहीं, तनावमूलक बल ऐसे काम करता है, इस तरीके से। ठीक है, एक इधर से जाता है और एक इधर से जाता है, ये होता है तनावमूलक बल, आमने सामने काम करता है।
सॉरी, तनावमूलक बल आमने सामने काम नहीं करता। ये तनावमूलक बल तो विपरीत दिशा में जाता है ना, तभी तो तनाव होता है। ये हमने क्लास के अंदर ये डिस्कस भी किया था कि एक बेटा इधर चला जा रहा है और एक बेटा इधर जा रहा है। अब बाप चाह रहा है कि दोनों साथ साथ इधर जाएं, लेकिन कोई नहीं जा रहा, ये इधर कोई नहीं जा रहा, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। तो बाप को क्या होगा, यहाँ फादर को उसका क्या होगा, यहाँ पर बाप को तनाव होगा। तो ये हमने बताया भी था क्लास के अंदर, ठीक है। विपरीत दिशा में ही जाते हैं, ये सही है स्टेटमेंट, ठीक है, गलत नहीं। देखिए ध्यान से उतरा, कहानी खत्म। तो तनावमूलक बल विपरीत दिशा में काम करता है, ये सही है। वलन के ऊपर उठे भाग को अभिनति तथा नीचे धंसे भाग को अपनति कहते हैं, ये गलत है। देखिए वलन का टॉपिक में हमने बताया था कि जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है ना उसको अपनति कहते हैं, और जो नीचे धंसा हुआ भाग होता है उसको अभिनति कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप अपनति, अप मतलब ऊपर, यहाँ पर ऊपर उठे भाग को अपनति कहते हैं। तो ये सेकंड नंबर स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, तो ये तो गलत हो गया, ये सही है। नेक्स्ट है सममित वलन में दोनों भुजाएं समान रूप से झुकी नहीं होती है, ये गलत है। सममित, सम मतलब क्या होता है, बराबर, दोनों भुजाएं बराबर समान रूप से झुका होना चाहिए, ये गलत हो गया। ये मतलब स्टेटमेंट यहाँ गलत है, दोनों भुजाएं समान रूप से झुका होता है, यहाँ पर नहीं बोल रहा है, ये गलत है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 सिर्फ सही है, तो यहाँ पर केवल 1 यहाँ सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर बता रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आप विचार कीजिए क्या कह रहा है। पहला है, एक दिग्नत वलन में एक भुजा का झुकाव साधारण होता है तथा दूसरी भुजा समकोण पर झुके होते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। एक दिग्नत वलन क्या होता है, इसका डेफिनेशन आप जा करके क्लास को देखिए, फिर समझ में आ जाएगा। वैसे इसका डेफिनेशन यहाँ लिखा ही हुआ है, एक भुजा का झुकाव साधारण होता है और दूसरा समकोण पर झुका होता है, एक दिग्नत वलन होता है। दूसरा, परिवलित वलन में भुजाएं समानांतर या तथा क्षैतिज दिशा में होती है। देखिए परिवलित जो वलन होता है ना, उसमें भुजाएं समानांतर भी होती है और क्षैतिज दिशा में ही होते हैं। अब जाहिर सी बात है, ऐसे होता है, एक डायरेक्शन ऐसे होता है और दूसरा ऐसे होता है। देखिए ये आपको दिखाते हैं, एक ऐसे होता है और दूसरा भी ऐसे ही होता है, तीसरा भी ऐसे होता है। इस तरीके से समानांतर भी है और क्षैतिज भी है, ऐसे नहीं है, वर्टिकल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन था ना, तो 6 नंबर का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक है। 6 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए ये बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो आपको अब विचार करना है, तो विचार कीजिए। देखिए पहला है, एक वृहद अपनति में अनेक छोटी छोटी अपनतियाँ व अभिनतियाँ मिलकर समअपनति का निर्माण करते हैं, ये सही है। समअपनति का आप डेफिनेशन जा करके क्लास को देखिए, समझ में आ जाएगा। समअपनति का ही ये डेफिनेशन है, अनेक छोटी छोटी अपनतियाँ और अभिनतियाँ मिल करके समअपनति बनते हैं। अभी हमने बताया भाई, अपनति जो ऊपर उठा होता है वलन का भाग, जो अभिनति जो नीचे धंसा होता है, और कई सारे अपनति और अभिनति को जो है हम जोड़ते हैं तो उसको समअपनति कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। समवलन का प्रभाव विस्तृत क्षेत्र पर होता है, ये भी सही है। समवलन का प्रभाव बड़े एरिया में होते हैं। और समनत वलन में दोनों भुजाएं समानांतर होती है परंतु क्षैतिज में नहीं होती है, ये सही है। देखिए दोनों भुजा समानांतर होता है लेकिन इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है, ऐसे होता है, इस तरीके से, क्षैतिज नहीं होता, ये नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1, 2 और 3, ठीक है। देखिए यदि दिक्कत हो रहा है, आप क्लास देखिए, ये सारा चीज़ हमने डिस्कस किया है और बेसिक से डिस्कस किया है। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आसान ही क्वेश्चन है। यदि आप क्लास किए होंगे तब तो आपको एक मतलब आसान लग रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बोल रहा है कि फिर से आप जो है एक स्टेटमेंट पर विचार कीजिए, ठीक है। यहाँ बोल रहा है फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट, खुले वलन में दोनों भुजाओं का कोण न्यून कोण होता है, ये गलत है। खुले वलन जो होता है दोनों भुजाओं का कोण अधिक कोण होता है, न्यून कोण नहीं होता, ये गलत है। 90 डिग्री से कम नहीं होता, 90 डिग्री से ऊपर होता है, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है बंद वलन में दोनों भुजाओं का कोण अधिक कोण होता है, ये गलत। बंद वलन का मतलब यहाँ पर न्यून कोण होगा, 90 डिग्री से कम होगा, क्योंकि वो बंद है ना,
कम रहता है। अब यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट गलत है तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2, ये भी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ भी कथन मतलब स्टेटमेंट पर ही विचार करना है। ठीक है, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन सबसे पहला स्टेटमेंट है, संपीड़न बल के कारण जब भूतल का विस्तृत भाग ऊपर उठ जाता है या नीचे धंस जाता है तो उसे संवलन कहते हैं। ये संवलन का डेफिनेशन है, ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, ये बड़ा भाग चाहे ऊपर उठ जाए चाहे नीचे धंसे उसको संवलन ही कहते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, भूत पटल पर एक तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण होता है तो इससे उत्पन्न संरचना भ्रंश कहलाती है। ये भ्रंश का डिफिनेशन है, ये भी सही है। ठीक है, आप क्लास को जाकर के देख लीजिए, ये सारा चीज़ सही लगेगा आपको। ठीक है, जब चट्टान के सहारे मतलब उत्पन्न होता है ना संरचना, इस तरीके से आपको फिगर भी हमने दिखाया था, इस तरीके से ऐसे फिगर बनता है। ठीक है, इसका ऐसे एक भाग ऊपर उठ जाता है, इसको भ्रंश घाटी भी कहते हैं इस तरीके से। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें कुछ मतलब इसमें कुछ करना नहीं है, हालांकि इसमें बताना ये है कि कौन सा जो मतलब ये जो लाइनिंग है ये कौन सा सही है, इसमें कौन सा सही होगा। ठीक है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं युग्म कौन सा सम्मिलित है। देखिए यहाँ पूछ रहा है भ्रंश घाटी ब्रह्मपुत्रा नदी घाटी में बनता है, ये गलत है, ब्रह्मपुत्रा नदी घाटी में नहीं बनता भ्रंश घाटी। ठीक है, ये गलत हो गया। रैंप घाटी नर्मदा में, ये भी गलत, रैंप घाटी नर्मदा में नहीं होता, ये हमने क्लास में डिस्कस किया है। ठीक है, ब्लॉक पर्वत सतपुरा पर्वत मतलब जो ब्लॉक पर्वत होते हैं, देखिए ब्लॉक पर्वत भ्रंश घाटी ये सारा चीज़ हमने डिस्कस किया है। सतपुरा का जो पर्वत है वो ब्लॉक पर्वत ही होता है, ये 3rd नंबर सही है। ठीक है, और हॉर्स पर्वत वॉशजेस पर्वत, ठीक है ये सही है। हॉर्स पर्वत जो है ये वॉशजेस पर्वत को ही जो है हॉर्स पर्वत हम कह सकते हैं, ये सम्मिलित है। ये फ्रांस का वॉशजेस पर्वत है, फ्रांस में, सतपुरा हमारे मतलब भारत के अंदर ही है। तो ये 2 और 3 और 4 नंबर सही है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। देखिए जनरली है क्या, ये सारा चीज़ हमने डिस्कस किया है क्लास के अंदर, आप क्लास को जा करके जो है देख ले, फिर आपको पता चल जाएगा भ्रंश घाटी क्या होता है, रैंप घाटी क्या होता है, ब्लॉक पर्वत क्या होता है, हॉर्स पर्वत क्या होता है, आप पर्वत को देख करके पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन थे और ये हमारा आंसर था। तो इस क्वेश्चन को देख करके आपको ज़रूर ये मतलब महसूस हुआ होगा, यदि आप क्लास किए होंगे तब तो आप ये सारा क्वेश्चन आप क्लियर कर चुके होंगे, ये हमें विश्वास है। और यदि आप क्लास नहीं किए हैं तो कृपया करके आप क्लास को पहले देख लें, फिर उसके बाद आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करें, ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा विश्वास है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।